अनिल जी, जो बात विवेक कह रहे हैं उससे तो बिल्कुल ये साफ जाहिर हो रहा है कि 2 चरणों का नतीजा सबके सामने है। और जिस तरीके से चीजें दिख रही है बीजेपी के लिए, तो इसका मतलब कि आरएसएस ने अपने आप को बीजेपी से बिल्कुल काट लिया है। बीजेपी को वो किसी भी सूरत में सहयोग नहीं कर रहा है। और इसी वजह से ये सारी जो गुप्त मीटिंग्स हैं, इसका सिलसिला शुरू हो गया है कि भाई अगर हमारे साथ आरएसएस नहीं होगा तो क्या बीजेपी का काडर मोदी जी को जीत के सिंहासन पर बैठा सकता है या नहीं बैठा सकता। तो क्या ये जो गुप्त मीटिंग्स हैं, इसका कारण अब ये है, एक बड़ी चिंता कि आरएसएस अब बीजेपी के साथ नहीं है, और दूसरी कि अब क्या बीजेपी के लोग 5 चरणों के चुनाव में मोदी जी को सिंहासन पर बैठा सकते हैं या नहीं अकेले। जी नहीं, देखिए उसमें ऐसा है कि मतलब मैं पूरी तरह सहमत हूँ विवेक ने, और जो बाकी लोगों ने भी कहा वो सब उनको जानकारी है। और मैं सिर्फ उसमें ये जोड़ूंगा कि उसमें हुआ ऐसा है कि आरएसएस के उतने पर ही नहीं रुके उन्होंने कि आरएसएस को अलग कर दिया। मतलब आरएसएस की बात नहीं मान रहे थे, वहां झुक नहीं रहे थे। उन्होंने एक पैरेलल सिस्टम तैयार किया जो आरएसएस के काउंटर में, आरएसएस के काउंटर में ही था। और वो पैरेलल सिस्टम तैयार किया अमित शाह और अजीत डोभाल ने, जो एडमिनिस्ट्रेशन में वो उन्होंने किया और संगठन में अमित शाह ने किया। उसके तहत उन्होंने ये किया कि पैरेलल सिस्टम में पैसे के आधार पर, और जैसे आईटी सेल बनाया, ये सब रिवाज नहीं रहा है। ये पूरा मीडिया जो है, मैं जहाँ तक आरएसएस समझता हूँ बीजेपी और आरएसएस के संबंध को, तो मैंने जो मतलब देखा है, मैं इनसाइडर होने का दावा नहीं कर सकता क्योंकि मैं आरएसएस से शुरू से खिलाफ था। मतलब जहाँ से मैं आया हूँ बिहार में, वहाँ भी हम लोगों की टक्कर जो है की टक्कर उन्हीं से होती थी। तो इसीलिए मैं उनके समर्थन में कभी नहीं, मतलब कभी एट नो पॉइंट ऑफ टाइम जिसको आप बोलते हैं, तो हम लोग उनके विरोध में ही थे। तो इसीलिए कोई इस तरह का इंसाइडर होने का दावा नहीं कर सकता। लेकिन जो मैं ऑब्जर्वर की तरह कर सकता हूँ कि उन्होंने क्या किया कि एक पैरेलल सिस्टम बनाया आईटी सेल पैसा दे करके। मुझको जहां तक याद है कि बीजेपी को में कैसे बीजेपी को आगे बढ़ना है, मीडिया में कैसे नैरेटिव बनानी है, ये सब काम आरएसएस का था। और आरएसएस इनके मीडिया सेल को संचालित करता था, वही उनको फीडबैक देता था। और ये इंटरचेंज भी चलता रहता था कि 5 जन में काम कर रहा है वो चलाया नवभारत टाइम्स में, और वो बाकायदा ये अडवाणी जी वगैरह ने इसको बहुत प्रमोट किया। मतलब कि जब पहली बार बने ये मंत्री, इसमें सूचना प्रसारण मंत्री, ये में क्या कहते हैं अडवाणी जी 77 में, तो उन्होंने पहला काम ये किया कि जो 5 जन के एडिटर्स थे वो लोग नवभारत टाइम्स और हिंदुस्तान टाइम्स में बहाल हो गए। तो वो जो एक्सचेंज था वो खत्म कर दिया इन्होंने। ये पैसे से जो कॉर्पोरेट मैनेजमेंट वाला लोग था और उसको हिंदू मतलब राइट विंग वाला था, वो हिंदुत्व में लोगों को जमा करने वाला, उन लोगों को लाया, उनके अपने आइडियोलॉग को भी हटाया इन्होंने। तो ये जो पैरेलल सिस्टम बनाया, ये एक तो पैसे पर आधारित था, दूसरा कॉर्पोरेट मैनेज था, जैसे अमित मालवीय टाइप के लोग। ये सब आरएसएस नहीं। आरएसएस में तो आपको याद होगा 5 जन के एडिटर थे, विजय क्या नाम था उनका, दिल्ली में जो राज्यसभा के सांसद रहे, अभी नाम मैं जरा मिस कर रहा हूँ। तो वो लोग उनके आइडियोलॉग थे, वो लोग घूमते थे, वो लोग उनके लिए करते थे। और इनके साथ, और मैं तो कई पत्रकारों को जानता हूँ जो कि आरएसएस में 3 साल वाला वो जो ट्रेनिंग ओटीसी कहते हैं, वो लेकर के बहाल हुए मेन मीडिया में। ये सब प्रोसेस खत्म कर दिया। तो आरएसएस से जो ऑर्गेनिक लिंक थी, वो ऑर्गेनिक लिंक उन्होंने खत्म कर दिया, हाईजैक कर लिया हिंदुत्व के आइडियोलॉजी को भी। हिंदुत्व कट्टरपंथी ही कर रहे थे ये, उनके लोगों को ले भी लिया। लेकिन ये अपने मतलब अकेला जो कहा नहीं इन्होंने कि संगठन नहीं, खुद के अकेले के दम पे, और ये अमित शाह और दोनों मिल करके कर रहे थे। आरएसएस कैसे इसको बर्दाश्त कर सकता है? संगठन ही खत्म हो जाएगा तो क्या करेंगे? तो ये जो ये एक तो ये था। दूसरा ये है कि जो पन्ना प्रमुख की बात है, ये आरएसएस का डेवलप किया हुआ सिस्टम था। लेकिन इन्होंने क्या किया कि 25-25 हजार रुपया देकर के, वो तो मैं जानता हूं हमारे इलाके में जो काम कर रहा है बिहार में, तो उन लोगों को उन्होंने चुनाव के ठीक पहले 3 महीना 4 महीना पहले बाकायदा लोगों को हायर करते हैं और पैसा दे करके उससे वही काम कराते हैं जो पन्ना प्रमुख वाला करता था। तो धीरे धीरे जो संगठन का काम था उसको छीन करके इधर ले आए। तो ये जो है आरएसएस के लिए। और दूसरा एक देखिए ऊपर का भी सिंबलिज्म देखिए,
मोदी जी राम प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, और वो जो है सो उनके मंडली में मोहन भागवत है। ये आरएसएस कैसे बर्दाश्त कर सकता है? कोई आरएसएस का कोई सरसंघचालक की इतनी हिम्मत नहीं किसी प्रधानमंत्री या बीजेपी के अध्यक्ष की हुई है, बीजेपी के लीडर की, कि वो उनके सामने जो है आगे आगे बढ़ के करे और उनका कोई उनकी हैसियत ना दिखे। तो ये जो उन्होंने उनको औकात बताई, और ये हुआ ही कि गए नहीं वहां पर सिर झुकाने के लिए। और आप देखिए ना, आसाम का चीफ मिनिस्टर, बंगाल में अपोजिशन लीडर, ये सब बाहर से ले आए। ये सब थोड़े इसके लिए आरएसएस है। आरएसएस का है क्या कि सबको लाइए जाइए, ठीक है, लेकिन कमांडिंग जो अथॉरिटी रहेगी वो रहेगी बीजेपी के पास में। उन्होंने चैलेंज किया फडणवीस को ये इसको काइंडली लिया हुआ क्या आरएसएस ने? देवेंद्र फडणवीस को जो मुख्यमंत्री से उसको उप मुख्यमंत्री बना दिया। एकनाथ शिंदे दूसरी पार्टी का उसको लाया, वो पार्टी भी दूसरी रही उसकी, वो बीजेपी में भी नहीं आया, और उसको उन्होंने बना दिया चीफ मिनिस्टर। और उसके बाद अजीत पवार जो है उसको बराबर में देवेंद्र फडणवीस के। ये सब कैसे? ये सब देवेंद्र फडणवीस, गडकरी, ये सब आरएसएस के पैदा किए हुए लोग हैं। वही क्या कहते हैं, मतलब ध्वज प्रणाम करके आगे आए हैं। तो उनको जो है, उनको आप कोई महत्व ना दीजिएगा, ये कैसे होगा? और मीडिया वगैरह में भी यही किया। मीडिया में भी जो ऑर्गेनाइजेशन का मीडिया को कंट्रोल करने का काम है, ये डायरेक्टली आप तो दिल्ली में आपको पता ही होगा कि वो जो फोन आता है वो पीएमओ का आदमी एक बैठा हुआ है जो कि सब जगह कोऑर्डिनेट कर रहा है, वो कोई आरएसएस का बंदा नहीं है। तो ये अंतर आ गया। जबकि पहले क्या था कि मीडिया में वर्कशॉप कराते थे वो जो उनके फ्रेंडली जर्नलिस्ट थे, कुछ जो फेंस पर थे, उनको कैसे लाना है आरएसएस के आइडियोलॉजी में, इसके लिए बकायदा बुलाते थे, उनको दीक्षित करते थे। तो आरएसएस हमको अब नहीं लगता है इनके नीतियों का समर्थन कर रहा है आरएसएस। अभी आप ऑर्गेनाइजर और पांजन पढ़िए, तो वो मंगलसूत्र पर इनके बयान का, इस पर जो काउंटर चल रहा है उसको काउंटर कर रहा है। ऑर्गेनाइजर, पांजन, ये सब में लेख आ रहे हैं, जो कि मोदी जी वाला जो ये मंगलसूत्र का डिबेट है या विरासत इनहेरिटेंस टैक्स का डिबेट है, उसमें उनका साथ दे रहा है। आइडियोलॉजिकली उनको साथ दे रहा है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशनली अलग कर रहा है। ये आप इसको इस तरह से समझ सकती हैं। अब है ये कि क्या आरएसएस, एक चीज मैं शुरू से बोलता रहा, वो यहाँ भी दोहराना चाहूंगा कि आरएसएस के भी ताकत को ओवर स्टेट नहीं करना चाहिए। ओवर स्टेट इसलिए नहीं करना चाहिए, जब जनता का मूड हुआ तो 77 में लोगों ने उखाड़ कर फेंक दिया। आरएसएस भी उसमें साथ थी। आरएसएस हालांकि साथ कितना थी, वो उसने इंदिरा गांधी के सामने सरेंडर कर दिया था। ये सब लोगों को पता है। बाला साहब देवरस ने करीब करीब उनको स्वीकार कर लिया था कि भाई ठीक है आप चलाइए, और हिंदुत्व थोड़ा सा रहना चाहिए, सॉफ्ट हिंदुत्व। कांग्रेस गई भी उसके तरफ, सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ। लेकिन ये नहीं है कि आरएसएस या कोई भी, देखिए ये आप देखिए 35 साल तक इसकी तुलना आरएसएस को छोड़ दीजिए, किसी भी संगठन का 35 साल रूल रहा बंगाल में सीपीएम का, और ब्लॉक नहीं पंचायत लेवल तक उनकी कमेटी तय करती थी, जो वही होता था, और पूरी यहां से वहां तक हायरार्की थी। वो ताश के पत्तों की तरफ बिखर गई। पब्लिक जो है वो अल्टीमेटली कहीं भी, रूस में क्या हुआ, पूरा तो वहां तो कोई पार्टी थी भी नहीं, अकेले सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी थी, और पूरा एकदम आयरन कर्टन था, सब कोई हिल नहीं सकता था। लेकिन क्या हुआ है, ताश के पत्तों की तरह जो पीपुल्स पावर है, वो कोई भी रेजिम रहे, हिटलर रहे, स्टालिन रहे, या क्या कहते हैं गोलवलकर रहे, या मोदी रहे, उससे फर्क नहीं। पीपुल्स पावर इतना ज्यादा है, उसमें कोई भी सत्ता हिल सकती है। तो इसीलिए उसको ओवर स्टेट नहीं करना चाहिए कि उन्होंने हरा दिया इसीलिए हार गए। तो जनता हराएगी या हरा रही है, उसमें वो उनका रोल बहुत सीमित है। अनिल जी, अब अंत में क्या कहेंगे? बहुत रोचक डिस्कशन हो चुका है आज, और लगातार लोग लाइव इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, और संख्या बढ़ती जा रही है लाइव प्रोग्राम की। जी नहीं, लेकिन एक चीज आप बताएं, लेकिन सिर्फ इन लोगों से सब ये सारी बातें तथ्यात्मक है और बहुत ही सही है। एक चीज सिर्फ जो मतलब अनदेखा कर रहे लोग, वो ये है कि जितना बीजेपी करप्ट हुई है पावर के साथ में,
आरएसएस भी उतना ही करप्ट हुआ है। और ये जानकारी मुझको व्यक्तिगत जानकारी है, मैं जानता हूँ कि कितने बेईमान लोग निकले हैं आरएसएस के। आरएसएस के बारे में ये इस मिथक में नहीं रही है कोई सन्यासी टाइप के लोग हैं। मैं जानता हूँ, मतलब व्यक्तिगत तौर पर मैं बता रहा हूँ। उन्होंने कई ऐसे लोग हैं जो कि पद और प्रतिष्ठा के अलावा करप्शन में इन्वॉल्व है, और आरएसएस के लोग हैं, बीजेपी नहीं मैं बोल रहा हूँ। और वो जो है और उसको ये मौका पहली बार में मिला था जब सत्ता में, मैं जब अटल जी नहीं आए थे सत्ता में और राज्यों में सत्ता थी, उस समय बाकी लोग म्यूट कर लें, आवाज आ रही कहीं से बहुत ज्यादा। हाँ, तो उस समय भी ये बात मैं मतलब व्यक्तिगत तौर पर मैं जानता था कि ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसे ले रहा है, और आरएसएस का प्रमुख जो है उसके पास आप जाइए, राज्य के प्रमुख से। मैं मतलब व्यक्तिगत जानकारी बता रहा हूँ। इसी तरह से मैं इस जो मोदी रेजिम में है उसमें भी ट्रांसफर पोस्टिंग्स और राज्यसभा में जाने के लिए किस तरह से लॉबिंग कर रहा था एक आरएसएस का एक बंदा। आरएसएस ने उसको पोस्ट किया था वहां पे, मतलब बीजेपी में और उनके प्रधानमंत्री के कार्यालय में। तो वो जो है, ये मैं व्यक्तिगत आधार पर बता रहा हूँ, मतलब इसमें तथ्यात्मक त्रुटि नहीं है। तो एक तो ये पहले हम लोग समझ लें कि कोई आरएसएस एक मोनोलिथिक बहुत ही सन्यासी किस्म की संस्था, ये सब मत समझिए। सारे जो दुर्गुण है उनमें उनके पास भी है, और वैसा ही संगठन है। तो वो मोदी ने उसके उस दुर्गुण का, और ये खाली मोदी ने नहीं किया, प्रमोद महाजन का तो आपने जो छपा होगा वो तो आपने देखा ही होगा। प्रमोद महाजन जो पैसे देते था उनका ये क्या कहते हैं संगठन को, तो बकायदा लोग पत्रकारों को बुला करके उनके सामने बोलता था कि आ गए हैं पैसा मांगने के लिए, ताकि लोग जाने कि आरएसएस के लोग जो है हमसे पैसे लेते हैं। ये मैं आपको उस समय जब अटल जी की सरकार थी उस समय का जो लोग जानकार हैं उनके बारे में बता रहा हूँ। तो एक तो वो दिमाग से निकाल दीजिए कि आरएसएस को उसमें, हाँ, लेकिन वो लोग जो आरएसएस को शुद्ध आधार पर चलाना चाहते हैं उनकी एक बड़ी संख्या है, और वो लीडरशिप में भी है। तो वो लोग नहीं चाहते हैं कि इस तरह से इस ऑर्गेनाइजेशन को खत्म होने दिया जाए, इसको करप्ट होने दिया जाए। जिस लाइन पर गांधीवादी चले गए कांग्रेस के जमाने में, करप्ट हो गए, बेईमान हो गए, तो वो उनको शुद्धि चाहते हैं कि शुद्ध रखें। एक तो ये मैं संगठन के बारे में आपको जानकारी दे दूं। दूसरा ये है कि जो निचोड़ निकला, अब ज्यादा समय नहीं है इसीलिए उससे जो मैंने जो मतलब ये जो आरएसएस के विद्वत जन, मतलब आरएसएस को जानने वाले लोगों से मैंने जो समझा, उससे मैंने समझा कि इस फैक्ट से रिकॉन्साइल कर रहा है, मतलब आरएसएस ने भी इसको स्वीकार कर लिया है कि ये जो है सत्ता, मोदी की सत्ता अब आगे नहीं चलेगी, और बीजेपी हार रही है इसीलिए, और हंग पार्लियामेंट होने वाला है। तो वो जो है बीजेपी को में मोदी को पीछे करके कि आगे किसको बढ़ाना चाहती है। ये अब इसमें ये आता है कि निश्चित तौर पर जब हंग पार्लियामेंट होगा तो अगर पॉपुलर सपोर्ट लेना है अगर दूसरी पार्टियों का, तो निश्चित तौर पर योगी आदित्यनाथ इसके लिए नहीं है। इसके लिए जो है गडकरी जो है सबसे उपयुक्त व्यक्ति साबित होगा। ये बहुत पहले से इसकी चर्चा रही है कि अगर हंग पार्लियामेंट हुआ तो बीजेपी गडकरी पर अपना कंसंट्रेशन करेगी। अभी उनके पास और कोई लीडरशिप नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि आरएसएस ने भी ये जान लिया है कि ये मोदी का 400 पार तो जाने दीजिए, ये जो है मतलब 200 पार करेंगे या नहीं करेंगे, इस पर उसको डाउट हो गया है। और अब वो सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप, बीजेपी को खत्म करना उसका उद्देश्य नहीं है। हिंदुत्व के लाइन जो अभी पिट रही है उस लाइन को फिर से एस्टेब्लिश करना है। और इससे एक और फायदे हैं जिस पर कि जिसका इससे सीधा संबंध है। मोदी हट जाएंगे तो योगी भी उत्तर प्रदेश में अपना पूरा कर लेंगे कार्यकाल। मोदी अगर आ गए तो योगी हटाए जाएंगे, कोई दूसरा नहीं चाहिए। तो आरएसएस अब जो बची हुई बीजेपी रहेगी उसमें से अपना रास्ता तलाश रही है कि उसको कैसे बचा लिया जाए, कोर बीजेपी को, और हिंदुत्व का मुद्दा कैसे आगे बढ़ाया जाए। मोदी को डंप करने का उसका प्लान जो है वो करीब करीब फाइनल